आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बातचीत करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर बैकडोर एंट्रीज यानी बैकडोर अपॉइंटमेंट्स का एलिगेशंस पीडीपी एनसी सरकार पे लगा रही है और एनसी पीडीपी सरकार पे लगा रही। आज प्रेस वार्ता में मैडम सकीना इत्तू, नासिर असलम वानी साहब और जावेद अहमद डार साहब, दो कैबिनेट मंत्री और एडवाइज़र चीफ मिनिस्टर के प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे थे कि उन्होंने जवाब देना था महबूबा मुफ्ती की स्टेटमेंट का। महबूबा मुफ्ती ने ये स्टेटमेंट दी थी जो कि एक्स चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर की, और उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी कि 25,000 जॉबें जो है जम्मू कश्मीर के अंदर आउटसोर्स की जा रही हैं, और वो आउटसोर्स जो जॉबें की जा रही हैं वो प्राइवेट एजेंसीज और प्राइवेट कंपनीज को दी जा रही हैं, और प्राइवेट कंपनीज को देकर लोगों को रोज़गार जो दिया जाएगा वो सरकार अपने हिसाब से सेट करके दिलाएंगी। और उन कंपनीज को अगर टेंडर दिए जाएंगे या कोई डिपार्टमेंट दिए जाएंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है जम्मू कश्मीर सरकार देगी। और ये जो आउटसोर्स करने का तरीका है या जो आउटसोर्स कर रहे हैं, ये आउटसोर्स करके जम्मू कश्मीर सरकार ये बैकडोर से अपॉइंटमेंट करना चाहती है। वहीं पे बात करें कि आज एनसी ने जब वापस एलिगेशन लगाए तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर जितनी रिक्रूटमेंट हुई थी वो रिक्रूटमेंट बैकडोर एंट्रीज महबूबा मुफ्ती की इनकी सरकार में इन्होंने करवाई। लेकिन हम आपको बताएंगे कि एब्रोगेशन ऑफ 370 से पहले और एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर बैकडोर एंट्री करने का तरीका बदल गया, लेकिन बैकडोर एंट्रीज हो रही है। वहीं पे बात करें, एब्रोगेशन ऑफ 370 इस वक्त भी हुआ है, और जो बैकडोर एंट्रीज हुई हैं वो बैकडोर एंट्रीज का एलिगेशन जो कल परसों पहली लिस्ट जम्मू कश्मीर सरकार के नेतृत्व में आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की 2014 से लेकर 2022 तक पेंडिंग थी, और ये 26 में पब्लिश हुई वो लिस्ट पर जो एलिगेशंस थे वो एलिगेशन यहाँ के लोगों ने, जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन थे जो लिस्ट में नहीं आए, उन्होंने लगाए हैं। और एलिगेशन बिल्कुल सटीक है। उन्होंने कहा कि 2022 में SO-12 अमेंड हुआ और जो मेडल हैं वो 22 और 18 के हैं, 21 के भी हैं, और उनको गैजेटेड पोस्ट प्रोवाइड कर दी। बैकडोर एंट्रीज तो वो भी है क्योंकि आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन जो लोग उस कंपटीशन में, जो पेंसिक स्लॉट जैसी गेम जो कहीं एशियन गेम्स में नहीं, ओलंपिक्स में नहीं है, नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई जो है, साई उसको एथोराइज नहीं कर रही है, उसको हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है यूथ सर्च एंड स्पोर्ट्स अफेयर वो उसको एथोराइज नहीं कर रहा है। उसके बावजूद सिर्फ जम्मू कश्मीर सरकार उसको एथोराइज कर रही है। जम्मू कश्मीर सरकार का एक कोच, जिस कोच का नाम इकबाल अहमद है, जो थंता का कोच है, और वो कोच पेंसिक स्लॉट की कोचिंग देकर पेंसिक स्लॉट के प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसने पेंसिक स्लॉट खुद खेली ही नहीं है, और वो पेंसिक स्लॉट की गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है, पार्टिसिपेशन करवा रहा है, और पार्टिसिपेशन के तहत मेडल जो मैनेज हो रहे हैं वो भी जम्मू कश्मीर में मैनेज हो रहे हैं। और जो एलिगेशन लगाने के बाद यही एलिगेशनों का काउंटर करने के लिए आज उनका पक्षकार जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, कौशल परिहार, एडवोकेट कौशल परिहार साहब बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, वो भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, और उस पर प्रेस वार्ता में उन्होंने इस तरह की चीज़ें कही कि अगर कोई व्यक्ति सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है उसको इसको चैलेंज करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन क्या अगर इनलीगलिटीज़ या इनलीगलिटीज़ हुई हो, इनरेगुलरिटीज़ हुई हो, फिर भी उसको कोई अधिकार नहीं है बात करने का? जहाँ पे फेक, फर्जी, फ्रॉड मेडल्स को मैनेज करके लगाया गया हो और अपने रिश्तेदारों को लगाया गया हो, तो क्या स्पोर्ट्स काउंसिल के अंदर जितने लोग हैं सिर्फ उन्हीं के बच्चे मेडल ले सकते हैं, बाकी कोई व्यक्ति मेडल नहीं ले सकता है, और उन्हीं को गैजेटेड पोस्ट प्रोवाइड की जाएगी, बाकी किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकते? तो ये सबसे बड़े सवाल है। वो सवाल ये भी है कि SO-12 को अमेंड करके ऐसी गेम को क्या मजबूरी थी, जो गेम ना एशियन गेम्स में थी, ना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको रिकॉग्नाइज करती है, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है, फिर उस पेंसिक स्लॉट को जम्मू कश्मीर के SO-12 में 2021 में लाकर 2018 और 22 के मेडल कंसिडर करके जॉब कैसे दी गई? अब बात ये आती है कि क्या जो कोर्ट में लड़ाई है वहाँ पे ये बच्चे जीत पाएंगे? सरकार ने जो डिस्क्रिशनरी पावर, अपनी पावर का मिसयूज़ कमिश्नर सेक्रेटरी शर्मद हफीज़ ने किया, जो कि खुद एक IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर है ही नहीं,
जो 2009 के बैच में सरकार उसकी रिकमेंडेशन देती है और उसको उस कैडर में डालकर आईपीएस ऑफिसरों के साथ कि रैंक में डाल दिया जाता है। वो कैसे डाला जाता है इस पे आप भी इन्वेस्टिगेशन करें। वहीं पे नुजरत गुल पे जो सवाल उठ रहे हैं, जिस नुजरत गुल की कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आजकल वो सोशल मीडिया पर फैला रही हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हिंदुस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करती है, ना यूजीसी अप्रूव्ड डिग्री वैलिड मानी जाती है हिंदुस्तान के अंदर। मैं उसी कौशल परिहार साहब से कहता हूं कि जिस नुजरत गुल की आप तारीफ़ें कर रहे हैं, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर आप अगर कोई डिग्री लेकर आते हैं या हिंदुस्तान के किसी कोर्ट के अंदर लॉ की डिग्री लेकर विदाउट बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एफिलिएशन से किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कोई व्यक्ति लेकर आता है, क्या उसको कोई मान्यता किसी बार एसोसिएशन में मिलती है? नहीं मिलती है। तो नुजरत गुल की डिग्री को इंडिया के अंदर मान्यता देकर उसको स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बना दिया जाएगा और उसके बेस पे तो वो लगी ही नहीं है। वो एडहॉक अपॉइंटमेंट में 6000 की नौकरी पे लगी थी, जो कि 2000 में लगी थी, और उसके बाद उसको एकदम से सारी पोस्टिंग मिल जाती है। और सुनने में आ रहा है जिसकी परफ्यूम दुबई से 25,000 की इंपोर्ट होती होगी, तो उसकी डिग्री यूएसए या कनाडा से इंपोर्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर उन्होंने किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से लाई है या हिंदुस्तान के बाहर से लाई है, लेकिन उसके बेस पे उसको नौकरी नहीं मिली है। अगर उसके बेस पे उसको नौकरी नहीं मिली है तो उसकी नौकरी भी फर्जी है और वो उसको प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। बाकी जो चीज़ें हैं, जो इनरेगुलरिटीज़ हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की जा रही है, क्योंकि यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर जहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट रूल नहीं है, कोई सर्विस लॉ नहीं है, क्या कोई सर्विस लॉ और रिक्रूटमेंट रूल के बगैर हिंदुस्तान के कानून या हिंदुस्तान के सर्विस लॉ में कोई रिक्रूटमेंट मान्यता रखती है? वो भी उस एजुकेशन विभाग में जिस एजुकेशन विभाग में चिल्ड्रंस का राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल और बेसिक प्रिंसिपल भी है और फंडामेंटल राइट है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अपहेल्ड किया। तो उस फंडामेंटल को अपहेल्ड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये भी कहा कोच, म्यूजिक ट्रेनर्स और फिजिकल एजुकेशन टीचर भी एनसीटी की गाइडलाइन से एग्जम्प्टेड नहीं है, उनको भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करके ही नौकरी लेनी है। वहीं पे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन को लगाना, बिना किसी एग्ज़ाम के लगाना, ऑन द बेसिस ऑफ मेडल लगाना, और वो मेडल नेशनल स्पोर्ट्स में कहीं भी रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। हम नहीं कहते हैं, हम स्पोर्ट्स के अगेंस्ट नहीं, हम कहते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर जितने इवेंट हैं उन इवेंट्स को मान्यता दी जाए जो कल को आपकी जॉब में भी कहीं यूज़ होते हैं। पेंसिल स्लाट नहीं है, कराटे नहीं है, वो ट्रैक इवेंट्स के जो इवेंट हैं, जो रेसिंग्स हैं, जो जंपिंग हैं, जो हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, ट्रिपल जंप है, उसके अलावा थ्रोइंग इवेंट्स हैं जिसमें आपका जेवेलिन थ्रो आता है, जिसमें आपका शॉट पुट आता है, जिसमें आपका डिस्कस थ्रो आता है। ये सारे इवेंट हैं, इन इवेंटों को मान्यता दी जाए। पेंसिल स्लाट जैसी गेम जो ओलंपिक में कहीं है ही नहीं, इन गेमों को आप फिर नीरज चोपड़ा जैसे लोग भी बाहर हो जाएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, या क्रिकेट के अंदर जो टीम गेम में आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, इमरान जैसे व्यक्ति भी बाहर हो जाएंगे, फिर भानु प्रताप जैसे व्यक्ति भी बाहर हो जाएंगे, क्योंकि पेंसिल स्लाट को जब बढ़ावा देना है। और पेंसिल स्लाट का कोच इकबाल अहमद की रिश्तेदार लड़की सीरियल नंबर 4 पे है, और उसके अलावा जो रियाज अहमद है उसका बेटा सीरियल नंबर 2 पे है, और शरमद हफीज़ का भांजा जो कमिश्नर सेक्रेटरी है उसका भांजा सीरियल नंबर 3 पे है। और उसके बाद अगर बात करें करण चोपड़ा साहब की, तो ये सारे लोग 4 के 4 व्यक्ति पेंसिल स्लाट के। शूटिंग का व्यक्ति पहला है, हमने उस पर कोई सवाल नहीं उठाए, वो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं और उन्होंने मेडल भी अच्छे से जीत के लाए हैं, पूरे जम्मू कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान को पता है। लिहाजा इस पे फेयर इन्वेस्टिगेशन
होनी चाहिए। आप देखते रहिए द स्ट्रांग सिग्नल। धन्यवाद।